नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। 9 जुलाई के बाद कई देशों पर लगेगा भारी शुल्क, भारत के साथ जल्द होगी डील। वक्त पर बयान देकर फंस गए तेजस्वी यादव। बीजेपी बोली आरजेडी नेता ने किया संसद और न्यायपालिका का अपमान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर गंभीर आरोप। 150 से ज्यादा सांसदों को रूस से मिली थी फंडिंग। कर्नाटक कांग्रेस में बदलाव को लेकर सियासी घमासान तेज। रणदीप सुरजेवाला के कर्नाटक दौरे ने बढ़ाई हलचल। खड़गे बोले आखिरी फैसला राहुल गांधी लेंगे। महाराष्ट्र में 3 भाषा फार्मूले का आदेश हुआ वापस। उद्धव और राज ठाकरे ने इसे बताया अपनी जीत। 5 जुलाई को करेंगे विजय रैली। खबरों में सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बयान की। अमेरिका के लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म हो रही है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर बड़ा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि 9 जुलाई के बाद वो कई देशों पर लगाए गए टैरिफ की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद उनका प्रशासन उन देशों को नोटिस जारी करेगा जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो पाया है। इन देशों पर 10, 25, 35 या 50% तक का भारी टैरिफ लग सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे कि कौन सा देश हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। जो अच्छे हैं ठीक हैं, जो ठीक नहीं है उनके लिए हमें फर्क नहीं पड़ता। हम उन्हें बस बड़े टैरिफ का नोटिस भेज देंगे। वहीं ट्रंप ने कहा है कि वो भारत के साथ जल्द बड़ी डील करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ और भारत के साथ डील को लेकर बयान आया है उसके क्या है मायने? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई तरह की बयान दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के जिस तरह के रिश्ते हैं उसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी 8 तारीख को आएगी। 9 तारीख का डेडलाइन था कि रेसिप्रोकल और जो जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था, तो बातचीत हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ हो रही है। अब हिंदुस्तान से नेगोशिएटर और डील मेकर्स, साथ ही साथ वित्त मंत्रालय के कई सारे अधिकारी ऑलरेडी वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये खबर आ रही है कि एक बहुत ही विन विन सिचुएशन पे हिंदुस्तान डील करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि बहुत बड़ी डील होनी है। कई सारे जो मुद्दे थे जिसके ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर दबाव था कि जैसे कृषि के क्षेत्र में वो घुसना चाहते, वो डेयरी के क्षेत्र में घुसना चाहते, कार जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स है उसके ऊपर वो टैरिफ कम करना चाहते। हम लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी में 200%, कहीं में 150%, और हमारे जो वहाँ पे जो सामान अमेरिका में जाता है उस पर भी उसी तरह का टैक्स जो लगा हुआ था। लेकिन ऑफ कोर्स हिंदुस्तान ज़्यादा टैक्स लगा रहा था, तो कई सारी चीज़ें वो 8 तारीख को क्लियर होंगी। लेकिन जो खबर आ रही है कि हिंदुस्तान वो एक बहुत ही विन विन सिचुएशन में अमेरिका के साथ ये टैरिफ डील करने में कामयाब रहा है। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधन अधिनियम पर दिए बयान पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू समाजवाद के साथ खड़े हैं। आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के साथ खड़े हैं। इनकी सरकार आई तो शरिया लागू कर देंगे। ये लोग आतंकियों को बचाने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार ने शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया था। इससे ये पिछड़े, दलित, वंचित और शोषितों के आरक्षण को खाना चाहते हैं। बंगाल में तो ओबीसी में मुस्लिम जातियां घुसा दी गई और कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में से मुस्लिम को दिया जा रहा है। ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया वो अब उन पर ही भारी पड़ रहा है। देखिए, ये होना ही था। आप मौलवी मौलानाओं को, कट्टरपंथियों को इकट्ठा करेंगे और उसे सेक्युलरिज्म का पजामा पहना करके आप ये बताएंगे कि आप संविधान की रक्षा कर रहे हो। ये देश की जनता इसको कबूल नहीं करेगी। आपने कह दिया वक्फ को बचाने के लिए हम संविधान जो संसद से पास किया हुआ कानून है उसको कूड़ा में फेंक देंगे। आपके पास न वो पावर है, न हैसियत है, ना ही वो कद है कि आप
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दें, आप संसद द्वारा पास किया गया कोई कानून को बदल दें। ये बेसिकली मुस्लिम वोट को पाने के लिए आप इस तरह के बयान देते हो कि ताकि मुसलमान गफलत में आकर के फिर से आपको वोट कर दें। कोई ये नहीं पूछता, कोई मौलवी मौलाना, इतनी सारी चीज़ें हो गई कि जो रियल प्रॉब्लम्स है मुस्लिम समाज के, उसके ऊपर तो कभी कोई बयान न राहुल गांधी का, न कभी तेजस्वी यादव का, जो तमाम सेक्युलर पार्टियां हैं, किसी का नहीं आता। लेकिन जहां हलाला को रोकने का मामला आएगा तो खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, हलाला जायज़ है। फिर वो कहेंगे ट्रिपल तलाक, नहीं 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 जी, ट्रिपल तलाक जायज़ है। ये सारे लोग उसी चीज़ खड़े हो जाएंगे। आप ये कहोगे कि भाई लड़कियों की शादी करने की उम्र जो है 18 होनी चाहिए, नहीं 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 नहीं, ये तो मुसलमानों के पर्सनल लॉ के अंदर ये हस्तक्षेप है। आप वो सारी गंदगी जिसको दूर करने की आवश्यकता है उसके साथ आप खड़े हो जाओगे। किस लिए? यही नमाजवाद है कि आपको देश का संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण ये शरिया का कानून लगता है, और इसके पीछे ये नहीं कि बहुत प्रेम भावना है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स का नतीजा है कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। खबरों में अब बात बीजेपी के बड़े दावे की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के दिवंगत नेता हरि किशन लाल भगत के नेतृत्व में 150 से ज्यादा सांसदों को सोवियत रूस से फंडिंग मिली थी। दस्तावेज का हवाला देते हुए निशिकांत दुबे ने अपने एक्स पर एक पोस्ट भी साझा की और कांग्रेस से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि उस दौर में रूस ने 16,000 समाचार लेख छपवाकर भारत में अपनी पैठ मजबूत की थी। इसके अलावा रूसी खुफिया एजेंसी के 1100 लोग भारत में सक्रिय थे, जो नौकरशाहों, कारोबारी संगठनों, कम्युनिस्ट पार्टियों और ओपिनियन मेकर को प्रभावित करते थे। दुबे ने यह भी दावा किया कि कई पत्रकार भी रूस के प्रभाव में थे। निशिकांत दुबे ने जो खुलासा किया है वो कांग्रेस के लिए कितना घातक? देखिए, ये जग जाहिर है, ये कोई नई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं कर रहे। ये पब्लिक डोमेन में बहुत पहले से ये बात थी। जो नई बात है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसे डिक्लासिफाई किया गया, हिंदुस्तान में कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट डिस्क्लासिफाई नहीं होता, करना चाहिए, और उस दस्तावेज के आधार पे बताया जा रहा है भाई क्या है। ये सारी बातें मित्रोखिन आर्काइव से जो खुलासा हुआ था ये ऑलरेडी नोन फैक्ट्स है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार को मदद करता था यूएसएसआर, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज, नेता, सब लोग मॉस्को के पेरोल के ऊपर थे। 18,000 लेख लिखे गए पैसे लेकर के। ये पत्रकारिता सिखाते हैं ये लोग। माल खा करके आप रशियन के दलाल बने हुए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। एचकेएल भगत कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज लीडर थे, दिल्ली के लीडर थे वो, और उनके साथ साथ 150 लोगों के नाम के साथ। और मैं आपको बता दूं कि जो मैत्रोखिन आर्काइव निकला था, इसमें तो जो कागजात सामने आए उसमें नाम आया है, उसमें तो बैंक अकाउंट नंबर था। बैंक अकाउंट नंबर के साथ मित्रोखिन आर्काइव के सारे दस्तावेज सामने आए थे। लेकिन हिंदुस्तान में वही पत्रकार जो रूस से माल खाते थे, अभी चाइना से माल खाते हैं, वो उस तरह का नैरेटिव बनने ही नहीं देते, जनता को बताते ही नहीं हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में कितने मीर जाफर बैठे हुए हैं अंदर। आप ये समझिए, ये खुल्लम खुल्ला। और निशिकांत दुबे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए और एक हाई पावर्ड कमेटी के जरिए, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के जरिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो लोग अभी जिंदा हैं वो तो हैं, जो मर गए उनका भी नाम देश के सामने आना चाहिए, नेम एंड शेम करना चाहिए। अगर हमने इस तरह के गद्दारों को माफ कर दिया तो आगे भी गद्दार पैदा होते रहेंगे। जैसे अभी चीन से पैसे खा करके वही काम किया जा रहा है जो काम पहले यूएसएसआर से पैसे खा करके लोग किया करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हाईकमान के हाथ में है,
कोई नहीं कह सकता कि हाईकमान के दिमाग में क्या चल रहा है, आगे क्या कदम उठाना है, इसका अधिकार हाईकमान को है। वहीं कर्नाटक के मंत्री के.एन. राजन्ना ने भी कहा है कि सितंबर के बाद बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां वो बेंगलुरु में पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सुरजेवाला के इस दौरे को लेकर अनुमान जताया जा रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कर्नाटक में जिस तरह से घमासान मचा है, क्या वो बदलाव की तरफ इशारा? देखिए, ऑलरेडी दिल्ली के अंदर पिछले माह एक बैठक हुई थी जिसमें अचानक से शिव कुमार को और सिद्धरमैया को बुलाया गया था। उस मीटिंग का पर्पस यही था कि वो जो 2.5 साल का जो वादा था उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल दूसरा भी है। सुरजेवाला वो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाले गैंग में है और सिद्धरमैया वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जब आप इस तरह का बदलाव करते हैं तो एक फॉर्मल रूप तो देना ही पड़ेगा। हाई कमान के आदेश के बगैर सुरजेवाला वहां विधायकों से बात तो नहीं कर सकते, इतनी तो हैसियत किसी में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे वो सिद्धरमैया के गैंग के सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि वो चलता रहे और इसलिए जब यह खबर आई कि भाई ऑलरेडी वो चले गए, विधायकों से 1 to 1 बातचीत हो रही है, बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका मुख्यमंत्री ऑलरेडी कई सारे स्कैम में फंस गया है, तो आप जब सुरजेवाला को इस काम के लिए डिप्यूट कर रहे हो तो इसका मतलब तो साफ है कि राहुल गांधी हैज स्पोकन हिज माइंड कि बदलाव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये खबर आई थी कि डीके शिव कुमार ने साफ साफ चेतावनी दे दी कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस बनाए तो और कांग्रेस नहीं बनाए तो पार्टी तोड़ दूंगा और बाहर से समर्थन लेकर के मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये सारी खबरें दिल्ली में तो ऑलरेडी घूम रही थी। ये जो कवायद है, ये बदलाव होगा, मुख्यमंत्री को बदला जाएगा और कई सारे माने दर्जनों के हिसाब से मंत्रियों को भी बदला जाएगा, ऐसी खबर आ रही है जी। और खबरों के आखिर में बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। इस बीच मंत्रिमंडल ने 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए 2 सरकारी आदेशों को रद्द करने का फैसला लिया। आदेशों के मुताबिक हिंदी को प्राथमिक स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया था। हिंदी भाषा को लेकर फडणवीस सरकार के फैसले को वापस लेने पर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने इसे अपनी जीत बताया। ठाकरे 5 जुलाई को विजय रैली भी करने वाले हैं। उधर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी इसे मराठी जनता की एकता की जीत बताया और वो भी विजय रैली में उद्धव के साथ मंच साझा करेंगे। महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, पूरे देश में ये चल रहा है कि जो नीति है कि 3rd लैंग्वेज के बच्चे जो है एक लोकल लैंग्वेज पढ़ लें, एक अंग्रेजी पढ़ लें और देश के किसी एक लैंग्वेज को वो पढ़ लें। उसमें हिंदी भी है और भी सब्जेक्ट्स हैं। पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि जो लोकल लैंग्वेज है उसकी कोई अवहेलना की जा रही है। लैंग्वेज जो पढ़ाई लिखाई का हो वो लोकल लैंग्वेज हो, इससे कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए और अवश्य होना चाहिए कि जो लोकल लोग हों उनको अपने लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई की जाए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए ही हिंदी आप सीखते हो, अंग्रेजी आप सीखते हो, इसमें विरोध का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन राजनीति तो राजनीति है कि भाई हिंदी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है भैया मत पढ़िए, किसका नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपके नहीं पढ़ने से ऐसा नहीं कि हिंदी जो है वो खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, या किसी राज्य में हिंदी पढ़ देने से वहां का लोकल लैंग्वेज विलुप्त हो जाएगा। ये बेकार की बातें हैं। कहानी क्या है? कहानी तो ये जो 10 हिंदी भाषी प्रदेश हैं उन लोगों के लिए है कि ये जो इंडी गठबंधन के अंदर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कांग्रेस भी है, जो कर्नाटक के अंदर हिंदी भाषियों को जूते मारती है, पिटाई करती है और ये मूक दर्शक बन करके बैठे हुए रहते हैं, यही काम इंडी गठबंधन का ये ठाकरे भी कर रहा है।
यही काम ममता बनर्जी बंगाल में इंडी गठबंधन वाली ममता बनर्जी भी कर रही है। तो ये अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से और राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि ये बच्चों, ये बताओ कि तुम लोग ये हिंदी के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हो, हिंदी भाषी स्टेट्स के अंदर वोट किस मुंह से मांगते हो? ये अखिलेश यादव से सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हिंदुओं को गालियां पड़ती है, हिंदू वायरस है, तो पता नहीं क्या क्या ये डीएमके वाले कहते हैं। हिंदी जहां पे होता है उसको पेंट कर देते हैं और उसके साथ तुम फोटो खिंचाते हो, यहां पे गठबंधन चला रहे हो। तो ये सवाल इंडी गठबंधन से पूछा जाना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप अपने राज्य, अपने भाषा के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन हिंदी भाषी को, हिंदी सब लैंग्वेज को आप इस तरह से उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो, तो इसके लिए तो जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब ये मांगना भी चाहिए और ये बताना चाहिए कि भाई ठीक है कि ये तमाम लोग अभी हिंदी को भगा रहे हैं, कल हिंदू को भगाएंगे, यही तो होगा। तो ये घटिया राजनीति ये इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि जिनके पास, समाज के पास, उनके लिए, उनको अपने ही राज्य के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ये 2.5 साल तो रहे भाई साहब, रहे ना 2.5 साल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। आज विजय दिवस बना रहे हैं, तो मराठी के लिए, मराठी भाषा के लिए आपने कौन सा तीर मार लिया, उसका भी तो हिसाब किताब देना चाहिए। बिल्कुल। और तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।